वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्सिफाई। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया पोर्शन। जो स्टैटिस्टिक्स हमने कवर कर ली थी, इसके 5-6 चैप्टर्स करीब हो गए हैं स्टैटिस्टिक्स के, और बाकी रिमेनिंग कवर कर लिए जाएंगे। पहले हम ये स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी स्टार्ट कर लिया जाए। इसलिए हम थोड़े चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा 30 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है उसी में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में से स्टैटिस के आपने सारे पार्ट देख लिए होंगे, अब बारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका पीछा सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा काम आने वाला पोर्शन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते तो 11th में है, लेकिन काम आपको ये IAS तक आने वाला है। ये आपके BCom में भी आएगा, आप BBA करेंगे उसमें भी आना है, आप MA करेंगे, PhD करेंगे, कहीं पे भी चले जाइए, IAS में भी आपकी स्टार्टिंग यहीं से होनी है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती ही आती है। स्टार्ट यहीं से हो रही है इकोनॉमिक्स। सबसे पहला जो आपको स्टेप होता है ना इकोनॉमिक्स पढ़ने का, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम और पढ़ लेंगे, और फिर चैप्टर हमने अब शुरू कर दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी करना है, ठीक है। सारी वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर। ये हम बेसिकली जो हम फोकस कर रहे हैं TR जैन और VK ओरी का जो पब्लिकेशन है क्लास 11th के लिए, उस पर हम फोकस करके चैप्टर्स बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वो बुक यूज़ करते हैं। और वैसे आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी आप नोट्स बनाने के लिए कोई सी भी बुक का यूज़ कर सकते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली, ये शब्द आया ही कहाँ से है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, जहाँ से ये आया है वो है ग्रीक वर्ड। इसको 2 भाग में डिवाइड करा है इकोनॉमिक्स को, इको एंड नेमीन। क्या होता है इसका मतलब, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेमिंग का मतलब मैनेजमेंट और इको मतलब हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ कहाँ से हुआ, ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही। आपको ये सर्च करके कमेंट देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि इकोनॉमिक्स वर्ड सबसे पहले यूज़ किसने करा था। वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ करा था। हु वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू यूज़ दिस वर्ड इकोनॉमिक्स। कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए टास्क है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओइकोस एंड नामीन, ये 2 वर्ड से लेके बनाया गया इकोनॉमिक्स वर्ड को, जिसका मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स ये कैसे टर्म हो रहा है। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, हम जब घर का मैनेजमेंट करते हैं, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट हमारे लिविंग का मैनेजमेंट, जो भी हमारे आसपास हो रहा है जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व हो जा रहा है, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व हो जा रहा है वो आ जाता है आपका हाउस होल्ड मैनेजमेंट में, और उसको ही हम इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वो आ जाती है आपकी इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। आप हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है पैसों से रिलेटेड, कैसी आपकी चॉइस है, कैसा आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसे कर रहे हैं। मैं आपको एक भी डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊँगा कि क्या, क्यों और कैसे। बस डेफिनेशन तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स आपको ये समझना है कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट ये तो ग्रीक वर्ड हो गया। इकोनॉमिक्स हमारे टर्म में क्या था, हमें कोई हमसे पूछे तो इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमको सिर्फ ये बोलना है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन का बिहेवियर रिलेटेड टूवर्ड्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको मैं 100 रुपये दे के मार्केट भेज रहा हूँ, आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, आपसे कहा गया जाइए मार्केट और सब्ज़ी लेके आइए। तो आप 100 रुपये लेके जब सब्ज़ी वाले के पास जाएंगे, आपको ये एज्यूम करना है कि रिसोर्स आपके लिमिटेड है, मतलब पैसे आपके पास 100 ही हैं, ठीक। पैसे आपके पास 100 हैं और आपको सब्ज़ी खरीदनी है और कुछ भी नहीं है आपके पास, एक सब्ज़ी की शॉप है और 100 रुपये हैं। सब्ज़ी की शॉप पे बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं। आपको क्या करना होगा, आप ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये में आपको पूरा खाना बनाने के लिए सब्ज़ी लेके आनी है ना, तो आप वहाँ पे जो डिसीज़न ले रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर, फिर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स वहाँ से शुरू होती है।
आपने 100 रुपये को कैसे एलोकेट करा, आपके जो रिसोर्सेज थे आपने उसको कैसे एलोकेट करा, आपने कितने के पोटैटोज़ लिए, टोमेटोज़ लिए, धनिया लिया, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको आप किस तरीके से खरीद रहे हैं। आप उसको उसी क्वांटिटी में तो खरीदेंगे कि आप एक अच्छी सब्जी बना पाएँ, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ आपकी एक अच्छी सब्जी बनाने के लिए आपने पूरी सब्जियां ले ली हैं। वो आपके जो डिसीजन है उस रिलेशन में जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वही एक इकोनॉमिक्स है, वहीं पे इकोनॉमिक्स शुरू होती है, वही ह्यूमन बिहेवियर है। कैसे आपने रिसोर्स को एलोकेट किया जबकि आपके रिसोर्स क्या थे, स्कार्स थे। अब पहला पॉइंट मैं जो क्लियर कर रहा हूँ ना, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, ये मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। अब इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम आती कहाँ से है, इकोनॉमिक्स आई कहाँ से। इकोनॉमिक्स का हम स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना, दो चीज़ों पे बेस्ड है इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो क्या हैं वो स्कार्स हैं। अब स्कार्स क्या होता है, ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना स्कार्स या फिर स्कार सिटी, ये होता क्या है। स्कार्सिटी और स्कार्स, ये वर्ड आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में आपको यही शब्द मिलना है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी। जब आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है किसी चीज़ की और सप्लाई कम हो रही है तो उस चीज़ की कमी आ जाती है। वो सिचुएशन होती है जब हमको किसी चीज़ की कमी होती है। आपके रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सब्जी लेने गए थे आप, तो आपके रिसोर्सेज क्या थे उस टाइम, 100 रुपये स्कार्स थे। आप चाहते तो पूरी सब्जी का ठेला भी खरीद सकते थे, पूरी शॉप खरीद लेते अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते, तो वहाँ पे तो आपको कोई चॉइस भी नहीं करनी थी ना। लेकिन आपके रिसोर्स स्कार्स हैं, आपने क्या इकोनॉमिक डिसीजन लिए, जो आपने डिसीजन लिए, यही पूरी जो साइकिल है उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब दूसरा वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अर्न कर रहे हैं, द एरिया इन विच द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस, द अर्निंग एरिया। वो एरिया जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें टेक प्लेस कर रही हैं, जहाँ पे ये सब होती हैं उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। जहाँ पे इकोनॉमिक्स हो रही है पूरा एरिया वो क्या है, इकोनॉमी है। वो शब्द आपको समझ में आ गया। स्कार्सिटी, अभी आपको मैं रिलेट करके बताऊँ कि ये इकोनॉमिक्स से स्कार्सिटी आई कैसे। पहला जो मैं आपको स्टेप बताता हूँ ना, स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये पहला जो शब्द आपका आया स्कार्सिटी, कमी हुई, तभी तो आप इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई है, कमी से। जब कमी हो रही है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स हैं, जब आपके पास कमी होगी फिर आपकी जो दूसरी पॉइंट आता है आपका चॉइस। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारा एक ही लाइन से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, एक ही चीज़ से आपको कनेक्टेड करता जा रहा हूँ। यानी आपको मैंने बताया वो सब्जी वाला एग्जाम्पल कि आप सब्जी लेने गए थे, रिसोर्सेज आपके स्कार्स थे, ये आपके रिसोर्सेज हुए जो आपके पास स्कार्स थे। मैंने आपको बताया 100 रुपीज़ का नोट था आपके पास, लेकिन जब आपके पास 100 रुपीज़ का नोट था फिर तभी तो आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब तो बहुत सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तभी तो आपकी चॉइस आ गई। वहाँ पे चॉइस कहाँ से आ गई, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम थे। जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप चॉइस तो करोगे ही नहीं ना, फिर तो आप कुछ भी ले सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी है। चॉइस जहाँ पे आती है वहीं पे आती है डिसीजन मेकिंग। यहीं पे आपका सर्च किया था कि आपने कैसे उसका डिसीजन लिया। ये पूरी चेन है ना इकोनॉमिक्स की, स्कार्सिटी, चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, यही इसी पे डिपेंड है इकोनॉमिक्स। ये तो आपकी इकोनॉमिक्स की बात हो गई। दूसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, अब है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है। माइक्रो क्या है, माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड है। इसका भी मतलब ये है कि स्मॉल, कोई चीज़ स्मॉल। अब स्मॉल इकोनॉमिक्स आपने इसको रिलेट कर लिया यहाँ से, इकोनॉमिक्स से, स्मॉल इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुई, माइक्रो इकोनॉमिक्स हुई वो जब हम किसी इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आप सब्जी लेने गए थे, वहीं से रिलेट कर रहा हूँ मैं सारी बातें। सब्जी लेने आप गए तो आप अकेले गए थे, तो आपकी जब हम स्टडी कर रहे हैं कि आपने कैसे ह्यूमन बिहेवियर वहाँ पे आपने कैसी एक्टिविटीज़ करी, उस स्टडी को हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर हम किसी एक इंडिविजुअल फैक्ट्री की बात करें, इंडिविजुअल फर्म की बात करें, कंपनी की बात करें, उसकी पूरी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब हम स्मॉलर एरिया की बात कर रहे हैं, शांति से आप इसको समझ लीजिए, जब हम स्मॉलर एरिया की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक।
और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मैक्रो जो हैं वेरिएबल्स वो कैसे हैं, कांस्टेंट रहते हैं, मैक्रो में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मैक्रो लेवल पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल की। जब हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, जब हम पूरा एवरेज निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमने 1000 लोगों का एवरेज निकाला कि वो कैसे शॉपिंग करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं वहाँ जाके, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें, वो मैक्रो लेवल पे हो जाता है। हम पूरी देश की, हम पूरी सारी कंपनीज़ का एक एवरेज निकाल रहे हैं, वो टाइम पे हम बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब सीधे सीधे बड़े लेवल का। इसमें जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे माइक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, वो कांस्टेंट है, ठीक, स्टडी के टाइम पे। थर्ड पॉइंट आता है ना आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वीडियो से एंड तक जुड़े रहना, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक वीडियो में, इसको आपको पूरा एक चैप्टर में करना पड़ेगा। वो आपकी 20 या 25 मिनट्स की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगी, हाफ एन आवर के अंदर अंदर मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इतने आपको समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट कि आपको 3-4 घंटे इसको समझने में लग सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, एंड तक जुड़े रहना। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये एंड तक नहीं समझ में आता कि पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव लगता है कि वो तो कोई अच्छे काम के लिए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, और नॉर्मेटिव हम लोग बच्चे इमेजिन कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, कोई गलत तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। वो बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें कहते हैं व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। ये इन 3 पिलर्स पे बेस्ड है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम तब पढ़ते हैं जब हमको एक डेटा गिवन होता है। हमको जब पूरा डेटा गिवन हो रखा है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे देश में हर साल क्या होता है, हर 10 साल में होती है जनगणना, जिसे हम बोलते हैं सेंसस, काउंटिंग होती है कितने लोग हैं हमारे देश में। तो ये तो कई सालों से चली आ रही है, कई बार हो चुकी है, 3-4 बार 5 बार काउंटिंग हो चुकी है हमारे देश में। मान लीजिए जैसे 2011 में काउंटिंग हुई थी लास्ट बार, अब कब होगी, 2021 में, नेक्स्ट ईयर होने वाली है काउंटिंग। तो जब काउंटिंग होती है तब क्या होता है कि हमें एक डेटा मिलता है कि कितने लोग हमारे देश में हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कौन किस कैटेगरी का है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ये आ जाता है। अब मान लो हम आपसे पूछे कि 1981 में भी काउंटिंग हुई होगी, तो 1981 में जो काउंटिंग हुई थी उस समय कितने लोग थे, और व्हाट इज़ मतलब अब हम पूछें कि कितने लोग अभी हैं, तो वो व्हाट इज़ में आ जाएगा। हम उसको कैसे काउंट करेंगे, अभी हम जब बोलते हैं ना कि इस समय कितनी पॉपुलेशन है, तो 2011 वाला डेटा हम यूज़ करते हैं, ठीक। अब व्हाट विल बी, अब लेकिन हम ये बोलते हैं ना, जैसे उस टाइम तो यही बोला गया था कि 121 करोड़ के आसपास लोग थे, 121 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की। तो क्या आज भी 121 करोड़ ही होगी? नहीं होगी ना। हमने एक एवरेज निकाला कि हर साल क्या है, मान लो कि 2% या फिर 1% लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 10 साल में हमने मान लिया कि 2011 से आज कितने हो गए, 9 ईयर्स हो गए, कम से कम 10% लोग तो बढ़ ही गए होंगे। 10% लोग भी बढ़ गए होंगे तो 121 में 12 जोड़ दो तो 133 करोड़। आज भी आप देखना, कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे देश में जो 133 करोड़ 135 करोड़ की जनसंख्या है, 130 करोड़ लोग हैं, तो काउंटिंग तो वही नहीं है। पता कैसे चला? पता ऐसे ही चला क्योंकि हमने एक एवरेज निकाल लिया कि इतने लोग बढ़ते आ रहे हैं हमारे देश में, ठीक। ये हुई बात। अब आप बोलोगे इसका इससे क्या मतलब है, वो मैं आपको समझाता हूँ इसका इससे क्या मतलब है। आपके पास जब पहले का डेटा है, आज का डेटा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे का डेटा क्या होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 100% सच ही हो, ये गलत भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, मैं आपको आंकड़े लिख के दे दूं, मैं आपसे बोल दूं कि इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक आंकड़े के तौर पे बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ तो ये बात कुछ लॉजिक तो नहीं हो रही ना। पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे बोलें, तो फैक्चुअली अगर बोलें, तो ये हम लिखने के लिए अगर खाली बोल दें तो हाँ ये बात ठीक है। लेकिन जब हम
इसको जज करेंगे, जब हम इसके नंबर्स चेक करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वहाँ की पॉपुलेशन तो 20 करोड़ के आसपास है, हम लोग 130 करोड़ पे हैं, तो कैसे सेम हो सकता है। यही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि एक डेटा वाइज हम बात कर रहे हैं तब तक ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट कर लेते हैं। इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। हम वैल्यू जजमेंट किस में कर सकते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 पिलर्स पे बेस्ड है, व्हाट वाज कैसा था, व्हाट इज़ अब कैसा है, व्हाट विल बी आगे कैसा हो सकता है। इन 3 चीज़ों का अनुमान हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से लगा सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे बेस्ड है, व्हाट ऑट टू बी। किस पे बेस्ड है ये, व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। बात कर रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूँ। इस समय अभी जब हम बात कर रहे हैं आज क्या डेट है, आज 8 दिसंबर 2020, 8 दिसंबर 2020। आज ही के दिन एक भारत बंद बुलाया गया है, जैसे बोले ना पूरा इंडिया क्लोज रहेगा आज। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्म बिल को लेके। जो फार्म बिल आया, कृषि कानून में जो भी उनने वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन करे हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, चेंज करे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, उनकी इनकम पे क्या असर पड़ेगा, इसका अनुमान लगाया गया, क्योंकि अभी लागू तो हुआ नहीं है। अगर लागू हो गया, कुछ स्टेट ने करा है लागू, कुछ स्टेट नहीं कर रहे हैं लागू, लेकिन किसानों को क्या हुआ है, जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ये लग रहा है कि उनकी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या उनकी ज़मीन चली जाएगी। उन्होंने क्या करा है, आगे तक का सोच लिया है। लागू तो अभी हुआ है ना, इफेक्ट हमको कब देखने को मिलता है, इसका 1 साल बाद। लेकिन फार्मर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, अच्छा होगा या बुरा होगा ये किसी को नहीं पता अभी, क्योंकि अभी तो लागू हुआ है। लेकिन फार्मर्स ने, क्योंकि वो जान रहे हैं, तो उन्होंने ये अपने आप से एक अंदाज़ा लगा लिया है कि इसका इफेक्ट हम पे गलत हो सकता है। इसलिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उनने अपने आप अपनी इकोनॉमी डिसाइड कर ली है कि हम आगे कैसा हो सकता है हमारे संग। हमने एक डिसीजन ले लिया, हमने एक वैल्यू जजमेंट ले लिया। लिखित में कुछ नहीं है उनके पास, ना हमारे पास अभी डेटा है कि आज हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ, आगे हमें इतना लॉस होने वाला है। आगे का डेटा हम अभी नहीं निकाल सकते हैं, वो तो एक एवरेज पे ही निकालेंगे ना। लेकिन जब हमारे पास आज का ही डेटा नहीं है तो आगे का कहाँ से निकालेंगे। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड है। हम फार्म बिल को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तो वो आया ही है, अभी लागू होगा। अगर आज लागू हो जाए तब हम उसको 2-3 साल बाद कंपेयर कर सकते हैं, तब ये हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के दौर में आएगा। अभी तो ये सिर्फ किस में चल रहा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के दौर में चल रहा है। यही एग्जाम्पल है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कि व्हाट ऑट टू बी। इकोनॉमिस्ट बताते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं। इसमें सबका जजमेंट अलग हो सकता है। कोई बोल रहा है फार्म बिल अच्छा है, कोई बोल रहा है फार्म बिल ख़राब है। तो इसमें वैल्यू जजमेंट हो रही है ना। बिल तो एक ही है, लेकिन एक अच्छा बोल रहा है, ख़राब बोल रहा है। सारे इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो वही मैटर करता है कि व्हाट ऑट टू बी। ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपकी ये बताइए, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमी क्या होती है, एक आपका जो एरिया, पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एरिया वेयर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज टेक प्लेस। वो जो एरिया होता है, पूरा का पूरा एरिया कंबाइन करके, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का नाम ही सिंपल है, जहाँ पे सिंपली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक। ये तो आपकी बात हो गई इधर की। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है इकोनॉमी के टाइप्स कितने हैं। इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं समझ में आता है, कन्फ्यूज़न होती है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है। कंट्रोल किस चीज़ का हो सकता है इकोनॉमी में, कि क्या उग रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, क्या कौन डिसीजन मेकर है, ये होता है ना। अब कंट्रोल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इस टाइप के जो देश होते हैं, चाइना का एग्जांपल लीजिए आप। चाइना में क्या होता है ना, जो वहाँ का जो अथॉरिटी होती है, वहाँ की जो कंपनी के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के,
वो वहाँ से डिसाइड हो जाता है कि हमारे देश में क्या क्या उगना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है। वो सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? वो सेंटर के हाथ में कंट्रोल होता है, सारे डिसीजन उनके होते हैं। मार्केट फोर्सेस वहाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, सारा कंट्रोल किसके पास है? सेंटर के पास। वो होती चाइना का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। फ्री इकोनॉमी क्या होता है? ये बिल्कुल ही फ्री है, नाम में लिखा हुआ है फ्री। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट जाने जो करना है, कंज्यूमर जाने जो करना है, मार्केट जाने हैं। यहाँ पे जो सेंटर होता है, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अथॉरिटी, प्लानिंग कमीशन, इनका कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, सारा का सारा मार्केट और कंज्यूमर डिसाइड करता है करना क्या है। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं सबसे आपको अच्छा दूं तो वो है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। यहाँ पे सेंटर डिसाइड नहीं करता क्या करना है, पूरा मार्केट कंट्री चलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है और यहाँ पे कंज्यूमर भी इन्वॉल्व है, मार्केट फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, सब लोग मिलके फैसले कर रहे हैं, सबके हिसाब से काम हो रहा है। ठीक, वो है अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे प्यारा देश इंडिया। इंडिया जो हमारा देश, वो एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब आपको और डीपली मैं इसको समझा रहा हूँ, तो आप पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। बता दिया मैंने आपको कि सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे चाइना, सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट फोर्सेस, फ्री इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, और फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बाय रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। मार्केट फोर्सेस ही डिसीजन लेती है, लेकिन सरकार कंट्रोल करती है इसको। ठीक, ये मिक्स होकर चलता है। सेकंड क्या होता है इसमें पॉइंट? मोटिव सोशल वेलफेयर। कंट्रोल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। चाइना वो लोग होते हैं तो वो लोग इस तरीके के फैसले लेने की कोशिश करते हैं कि जिससे उनकी सोसाइटी को फ़ायदा हो, उनके लोग खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो उनको। लेकिन फ्री इकोनॉमी में क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बेस्ड होता है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि जब मार्केट अपने आप काम कर रही है तो वो तो प्रॉफिट चाहेगी। बोथ मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन? बोथ मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, सोशल वेलफेयर भी है। जब मार्केट फोर्स से डिसीजन लेते हैं तो वो अपना सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रोड्यूसर यही सोचेगा ना कि मैं कम से कम रिसोर्सेज, जो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। ठीक है ना? लेकिन गवर्नमेंट क्या है, उसको तो हर चीज़ का ध्यान रखना है ना। वो ये थोड़ी ना कि हर वही चीज़ें उगाता रहेगा एक किसान कि जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है। हमें तो पूरे देश की एक चेन को बना के रखना है ना, इसलिए तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे डिसाइड करती है। थर्ड में क्या होता है? कंज्यूमर आर नॉट सोवरेन व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। वही बात हो रही है। अब सोवरेन का मतलब क्या होता है? कई बच्चे पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोवरेन का मतलब होता है राजा। कंज्यूमर यहाँ पर राजा नहीं है। कौन राजा है यहाँ पे? सरकार, गवर्नमेंट। राजा कौन है? गवर्नमेंट। सरकार जो चाहेगी वो होगा। यहाँ पे कंज्यूमर नहीं चाह सकता है कि मुझे क्या चाहिए तो वही उगना है या वही का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें वहीं से हो रही हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की चलती है। कंज्यूमर इज सोवरेन एंड हिज चॉइसेस। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? जब पूरा का पूरा मार्केट के ही हाथ में है ना, तो सब तो फिर कंज्यूमर ही करेगा ना, और मार्केट ही फोर्सेस, उसकी चॉइसेस जो होंगी वही का प्रोडक्शन होना है, वही उगवाएगा, वही बेचेगा। ठीक है ना? फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर की भी चलती है, लेकिन मार्केट फोर्सेस भी डिसीजन लेती हैं यहाँ पे। लेकिन पीडीएस, अब पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। आपने सुना होगा कि हमारे देश में राशन कार्ड, सुना होगा आपने। वहाँ पे क्या होता है? राशन कार्ड किसके लिए होता है? धान बांटने के लिए, जो भी फूड ग्रेन्स हैं उनको बांटने के लिए। किस में? गरीबों में। तो वो सरकार के पास कहाँ से आते हैं? सरकार खरीदती है ना उन्हें। सरकार को पता है कि एसेंशियल गुड्स क्या हैं, हमको चावल देने हैं, गेहूँ देने हैं और दालें देनी हैं। चावल, गेहूँ, दाल, और आपने सुना हो कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जैसे बोलते हैं, वो भी दिया जाता है। चीनी भी बांटी जाती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एसेंशियल चीज़ें हैं। खाना पकाने के लिए तेल भी चाहिए तो कैरोसिन ऑयल भी बांटती है सरकार। ठीक है? गेहूँ तो चाहिए ही चाहिए, चावल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, दालें भी चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये क्या होती हैं? एसेंशियल गुड्स होते हैं। तो ये पीडीएस सिस्टम में आते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्योंकि सरकार को ये बांटना है। ठीक है? तो सरकार को तो भाई उसका भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में डेमोक्रेसी है, तो सरकार बनी इसी दम पे है कि वो गरीबों का भला करेगी। तो वो उसको पीडीएस का ध्यान किसको रखना पड़ता है? सरकार को। और सरकार कंज्यूमर को भी ध्यान में रखती है। दोनों मिक्स होकर जब चलती है तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मेरे हिसाब से बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें सबका ध्यान रखा जाता है।
और फिर फोर्थ पॉइंट है रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। रिसोर्सेज जो भी हैं वो कैसे यूज़ करने हैं वो सब सरकार डिसाइड करती है और प्राइसेस भी उसके सरकार ही तय करती है। कंट्रोल्ड बाय पीपल, मार्केट डिसाइड करती है प्राइस। इसमें क्या है, फ्री इकोनॉमी में लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर पैसा भी जो उसका प्राइस है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन प्राइस है, वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है, बोथ प्राइस मार्केट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हर चीज़ मिक्स हो जाती है आके, इन दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्स बन गई, ठीक है। बोथ में क्या होता है कि गवर्नमेंट भी रिसोर्स बताती है कि इतना इतना आप उगाइए, वो उस पर आपको प्रॉफिट देगी या किसी तरीके से आपको बेनिफिशियल कुछ चीज़ें बताएगी। जैसे अब लड़ाई हो रही है ना एमएसपी की लड़ाई चल रही है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का एक सरकार तय कर देती है कि आप ये उगाओ कि हम आपको कम से कम इतने में खरीद लेंगे आपका सामान। जब से मान लीजिए आप गेहूँ उगा रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सरकार तय बोल देती है कि हम कम से कम नहीं तो आपको 1800 रुपीज़ देंगे पर क्विंटल के। तो लोग क्या करते हैं, भाई इसमें तो मेरा फिक्स है ना, यही उगाते हैं फिर। तो सब के सब क्या कर रहे हैं, गेहूँ उगाने में लग जा रहे हैं, ठीक है। तो सरकार को ये कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि उसे पीडीएस सिस्टम फॉलो करना है। पीडीएस मतलब उसको राशन बांटना है, तो उसे गेहूँ खरीदना ही खरीदना है। अब अगर लोग गेहूँ नहीं उगाएंगे तो सरकार बांटेगी क्या, इसलिए उसको वो करना पड़ता है। तो इसमें अब ऐसा नहीं कि आप गेहूँ ही उगाएंगे, आपके कोई कंपल्सन नहीं है, आपको यहाँ पे फ्री है, आप कुछ भी उगा सकते हैं। लेकिन इंसान अपना मोटिव सोचता है, वो अपना प्रॉफिट सोचते हैं और सरकार को अपने फैसले लेने होते हैं, इसलिए वो मिक्स होकर चलता है। लास्ट पॉइंट है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर कौन होती है, सरकार। सरकार क्या करती है, डोमिनेट मतलब कंट्रोल करती है और चेंजेस ला सकती है। डोमिनेट कर रही है, उसको पूरा कंट्रोल हक किसका है, और जो उसको चेंज कर ले वो डोमिनेशन होता है। हम किसी चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं, अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, हम किसी चीज़ के फैसलों को पलट सकते हैं, उसे बोलते हैं हम डोमिनेशन करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सरकार क्या करती है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डोमिनेट कर सकती है। यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है, प्राइवेट सेक्टर। फ्री इकोनॉमी में कौन डोमिनेट करता है, प्राइवेट सेक्टर कौन होता है, मार्केट। जो कंज्यूमर है, मार्केट है, वो क्या है, वो होते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब वही बात आ गई मिक्स में, मैंने कहा दोनों को मिला दो तो मिक्स बन जाता है। फिर क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की चलती है, जहाँ पे दोनों डोमिनेट कर सकते हैं, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक। फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे मैं इसके सारे के सारे नोट्स डालता हूँ। 8923148084 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको अगर इसका PDF चाहिए या इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल कॉमर्सीफाई, वो है 8077624203। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं, बहुत ही काम के लेक्चर, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो में सारा का सारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।